नमस्कार। आज की वीडियो का विषय है जहांगीर की दक्षिण नीति। तो मुगल सम्राट अकबर ने दक्षिण के अनेक महत्वपूर्ण स्थानों पर विजय प्राप्त कर ली थी। उन्होंने दक्षिण में खानदेश, बरार तथा अहमदनगर का दुर्ग और उसके आसपास का जो इलाका है वो विजित कर मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। लेकिन बाद में सलीम के विद्रोह की वजह से अकबर दक्षिण में आगे और कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सका और शेष दक्षिण को जीतने का कार्य उसने अपने उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ दिया था। तो अपन देखें तो जहांगीर को दक्षिण में आगे बढ़ने की जो नीति है वो अपने पिता से उसने विरासत में मिली थी। लेकिन जहांगीर दक्षिण में कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि एक तो उस समय दक्षिण की जो 3 रियासतें थी, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, वो तीनों एकजुट थी। दूसरा कारण है मलिक अंबर, जो कि अहमदनगर का एक योग्य संगठनकर्ता सेनापति था। तो मलिक अंबर एक बहुत ही फुर्तीला, संगठनशील और सैनिक योग्यता रखने वाला सरदार था। तो जहांगीर के बादशाह बनने और खुसरो के विद्रोह के समय कुछ वर्ष दक्षिण भारत को शांति के प्राप्त हुए। तो मलिक अंबर ने इस समय का अत्यंत बुद्धिमत्ता से उपयोग किया और विभिन्न सुधारों तथा अहमदनगर राज्य की शक्ति को दृढ़ करने के लिए अनेक प्रयास किए। जैसा कि उन्होंने राजा टोडरमल की प्रणाली से प्रेरणा प्राप्त कर कृषि योग्य भूमि की नापजोख के आधार पर नगद मालगुजारी वसूल करनी प्रारंभ की, जिससे राजकोष में पर्याप्त धन पहुंचने लगा। इधर उसने अहमदनगर के सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए छापामार युद्ध कौशल प्रणाली को भी अपनाया, क्योंकि खुले रूप से मुगलों से लड़ना अहमदनगर जैसे राज्य के लिए असंभव था। तो उन्होंने मराठों की छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई और मराठा घुड़सवारों की संख्या भी बढ़ा दी गई। तो छापामार रणकला के लिए उन्हें खूब प्रशिक्षित किया। तो इस प्रकार अपन देखें तो आंतरिक सुधार करने तथा मराठों को गुरुलीला युद्ध कला में दक्ष करने के पश्चात मलिक अंबर मुगल अधिकार में गए हुए जो अहमदनगर के इलाके थे, मुगल सम्राट अकबर के समय जो मुगल साम्राज्य में चले गए थे, उनको वापस जीतने में लग गया और इसमें उन्होंने बीजापुर से भी सैनिक सहायता प्राप्त की। तो मलिक अंबर ने मुगल अधिकारियों की आपसी ईर्ष्या, फूट और उदासीनता की वजह से सफलता पर सफलता प्राप्त की और शीघ्र ही उन्होंने खोए हुए अहमदनगर के इलाकों पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार जहांगीर ने अपने राज्यकाल के प्रारंभ में ही दक्षिण का प्राय वह समस्त भाग जो उसके पिता अकबर ने जीतकर मुगल साम्राज्य में मिलाया था, वो खो दिया। तो जहांगीर ने दक्षिण के राज्यों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने का वैसे उसका सौपन तो था, इसलिए 1608 ईस्वी के पश्चात उन्होंने दक्षिण की तरफ ध्यान देना प्रारंभ किया और 1608 ईस्वी में जहांगीर ने दक्षिण के इलाकों को जीतने के लिए अब्दुल रहीम खान खाना को एक सेना के साथ दक्षिण भेजा। वैसे खान खाना को दक्षिण की राजनीति और युद्ध का पर्याप्त अनुभव था और उन्होंने 1608 ईस्वी से लेकर 1610 ईस्वी तक सेना का संचालन भी किया, परंतु उसे कोई सफलता नहीं मिल सकी। फिर 1611 ईस्वी में खान खाना के स्थान पर खाने जहां लोदी, खाने जमा, अब्दुल्ला खां आदि को अहमदनगर पर आक्रमण करने का आदेश लिया, लेकिन इनको भी पर्याप्त सफलता नहीं मिल पाई। फिर 1612 ईस्वी में जहांगीर ने खान खाना को पुनः दक्षिण का गवर्नर बनाकर सैनिक अभियान हेतु भेजा। खान खाना ने मलिक अंबर को हराने के लिए पूर्ण तैयारी की
और अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना को पराजित करने में सफल भी हुआ, परंतु इसके बाद वह कोई प्रगति नहीं कर सका, क्योंकि खान खाना और शहजादा परवेज में आपसी मनमुटाव था। तो ऐसी परिस्थिति में मलिक अंबर को मौका मिल गया और वह यथाशक्ति दूर तक मुगल इलाके उजाड़ता रहा। फिर 1616 ईस्वी में मेवाड़ विजय के पश्चात मेवाड़ विजेता खुर्रम को दक्षिण अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो खुर्रम के दक्षिण में पहुंचने और मांडू में सम्राट जहांगीर की उपस्थिति से मलिक अंबर घबरा गया और मुगलों को बिना लड़े ही विजय प्राप्त हो गई। और मलिक अंबर ने मुगलों से एक संधि भी की। इस संधि के तहत बालाघाट का प्रदेश जो कभी उसने मुगलों से ही छीना था, वापस मुगलों को दे दिया। इसके अतिरिक्त अहमदनगर एवं दूसरे दुर्गों की चाबियां भी शहजादे खुर्रम को सौंप दी गई तथा सम्राट के लिए 15 लाख रुपए की भेंट बीजापुर के सुल्तान द्वारा भी प्रदान की गई। तो शहजादे खुर्रम ने खान खाना तथा शाहनवाज खां को दक्षिण के शासन का भार सौंपकर वापस वो उत्तर के लिए प्रस्थान किया। तो खुर्रम द्वारा दक्षिण विजय से प्रसन्न होकर मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा उसका बहुत सम्मान किया गया तथा खुर्रम को शाहजहां की उपाधि तथा 30,000 जात और 20,000 सवार का मनसब दिया गया, जो अभूतपूर्व था। परंतु अपन यदि निरपेक्ष भाव से देखें तो इतनी कोशिशों के पश्चात भी जो ये विजय हासिल की गई थी, वह केवल 1605 ईस्वी के समय की स्थिति को ही प्राप्त किया, क्योंकि 1605 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने भी इन क्षेत्रों को जीत लिया था। परंतु शाहजादा खुर्रम और मलिक अंबर के बीच जो ये संधि हुई थी, यह केवल अस्थायी संधि थी। इससे दक्षिण में स्थायी शांति स्थापित नहीं हो पाई, क्योंकि जब तक मलिक अंबर एक चतुर और साहसिक व्यक्ति था और जब तक वह जीवित था, स्थायी संधि नहीं हो सकती थी। क्योंकि क्या होता था कि जो ही मुगल सेना या शाही सेना का कुछ भाग पीछे हटा और राजनीतिक स्थिति कुछ सुधरी, वैसे ही मलिक अंबर अपनी पूर्ण तैयारी के साथ वापस वो मुगलों के द्वारा जीते हुए प्रदेशों को वापस अपने अधिकार में ले लेता था। तो 1617 ईस्वी की संधि में जो मुगलों को जो क्षेत्र दिए गए थे, वो जैसे ही उसे अवसर मिला 1620 ईस्वी में उनको वापस जीत लिया। यही नहीं, उन्होंने दक्षिण की सेना ने मांडू तक भी आक्रमण किए। तो खान खाना की प्रार्थनाओं के परिणाम स्वरूप सम्राट जहांगीर ने खुर्रम को एक बार पुनः दक्षिण में जाकर मलिक अंबर को दंडित व पराजित करने के आदेश दिए। तो आदेशानुसार खुर्रम ने एक बड़ी सेना की सहायता से अहमदनगर की नवीन राजधानी खिड़की पर आक्रमण किया और उसे पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया। वैसे इस बार दक्षिण की जो तीनों रियासतें थी, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, इन तीनों रियासतों ने संयुक्त रूप से खुर्रम से युद्ध किया, फिर भी उनकी हार हुई और मलिक अंबर ने संधि हेतु प्रार्थना की। संधि के तहत मलिक अंबर ने सब विजित प्रदेश वापस लौटा दिए तथा 12 लाख रुपए नजराना बतौर दिया। इसके साथ ही 14 लाख की आय का जो सीमांत क्षेत्र है वो भी मुगलों को सौंपा गया और जो दो अन्य रियासतें थी साथ में अहमदनगर के साथ बीजापुर और गोलकुंडा, उन्होंने भी क्रमशः 18 लाख और 20 लाख रुपए देना स्वीकार किया। तो इस विजय से शाहजहां के गौरव में और वृद्धि हुई। लेकिन फिर अगस्त 1621 ईस्वी में जब अपने पिता की अस्वस्थता का समाचार मिला, वैसे ही शाहजहां वापस उत्तर की ओर प्रस्थान कर गया।
तो फिर जहांगीर की असवस्थता तथा राजगद्दी को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी, वैसे ही मलिक अंबर ने इस संधि की शर्तों की पालना नहीं की और सम्राट जहांगीर की बढ़ती हुई बीमारी व नूरजहां द्वारा शहरयार को दिए जाने वाले बढ़ावे से शाहजहां ने चिंतित होकर 1623 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। तो इससे मलिक अंबर की फिर बनाई, यानी उसके लिए उपयुक्त परिस्थितियां फिर बन गई। तो मलिक अंबर ने विद्रोही शाहजहां को अपनी तरफ मिला लिया और सम्राट के सेनापतियों को सफल नहीं होने दिया। तो जहांगीर अपने समय में दक्षिण अभियान में असफल रहा और दक्षिण राज्यों से निपटने की जो जिम्मेदारी है वो बाद में शाहजहां को उठानी पड़ी। अब जहांगीर की दक्षिण नीति की समीक्षा के बारे में बात करें तो बीच की घटनाओं को छोड़कर यदि हम 1605 ईस्वी और 1627 ईस्वी के समय की स्थिति की तुलना करें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि जहांगीर की दक्षिण नीति पूर्णतः असफल रही, क्योंकि वह अकबर द्वारा विजित प्रदेशों को भी अपने अधीन नहीं रख सका। उल्टा छापामार पद्धति से प्रशिक्षित मराठा सैनिक इतने प्रबल हो गए कि मुगल सेनापतियों को बार बार सब कुछ खोकर बुरहानपुर में शरण लेनी पड़ती थी। हालांकि जहांगीर की यदि थोड़ी बहुत उपलब्धि थी तो वह इतनी सी थी कि मौखिक सम्मान एवं कुछ लाख रुपए भेंट व हर्जाना लेकर उन्होंने दक्षिण के राज्य अपनी पराजय जनित कठिनाई से मुक्ति पा जाते थे। तो जहांगीर के समय में मुगल दक्षिण भारत में कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सके। इन युद्धों ने मराठों को नवीन छापामार युद्ध प्रणाली द्वारा अपने प्रदेश की रक्षा करने के लिए अवश्य प्रेरित किया और जहांगीर के पश्चात दो अन्य मुगल सम्राटों के समय में भी वे निरंतर अपनी इस युद्ध प्रणाली को जारी रखे रहे। तो यह सब मुगल साम्राज्य व मुगल सम्राट की प्रतिष्ठा के लिए हितकर नहीं हुआ। दरबार की गुटबाजी, अमीरों की फूट और घूसखोरी, उत्तराधिकारी की समस्या, जहांगीर की असवस्था, खुर्रम व महाबत खां के विद्रोह आदि के कारण जहांगीर अपनी दक्षिण नीति में असफल रहा, जिसमें मलिक अंबर का व्यक्तित्व तथा उसकी अनुपम कूटनीतिज्ञता, प्रशासकीय तथा सैनिक क्षमता तथा इसके साथ ही दक्षिण की रियासतों का संयुक्त मोर्चा व नवीन छापामार रणनीति आदि का भी योगदान था।